Good afternoon, students. This is Sushma Chandra, and I am going to teach you the course Agriculture, Finance and Cooperation. Your course number is AEC 5211. Let's start the lecture. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे कि एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है, लोन क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, फार्मर्स को किन किन चीज़ों के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है, उनका रिक्वायरमेंट क्या होता है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ क्रेडिट एनालिसिस, क्रेडिट का एनालिसिस क्या होता है और क्यों किया जाता है ना, फार्मर्स को लोन कैसे मिलता है, क्रेडिट कैसे मिलता है, उनकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और उसकी क्लासिफिकेशन क्या, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उसके एनालिसिस कैसे करना है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि क्रेडिट एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एबिलिटी ऑफ द कंपनी और पर्सन और बोरोवर टू रीपे देयर डेब्ट ऑब्लिगेशंस। मतलब क्या कह रहा है कि क्रेडिट एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी कंपनी है, क्या कोई पर्सन है या कोई बोरोवर है या कोई फार्मर है, उसकी एबिलिटी का निर्धारण करता है कि वो लिए गए लोन को रिपे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या उसके ऊपर जो लोन लेने का जो एक ऑब्लिगेशन लगा हुआ है, लोन उसने जो लिया है उसको टाइमली रीपे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसका निर्धारण करती है कौन सी चीज़, क्रेडिट एनालिसिस के थ्रू उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है। फिर आता है सेकंड पॉइंट आता है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट डिटरमाइंस अ पोटेंशियल बोरोवर। अब वो निर्धारण कर रहा है कि फार्मर्स रिपे कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस भी है जो पोटेंशियल बोरोवर्स का निर्धारण करता है। मतलब अगर किसी फार्मर्स के पास में कल्टीवेशन के दौरान अगर कोई रिस्क आ जाए या कोई डिफ़ॉल्ट रिस्क उसके सामने आ जाए या कोई क्रेडिट का रिस्क आ जाए, उसके बावजूद भी उसके अंदर इतने पोटेंशियल होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने लिए हुए लोन को या लिए हुए क्रेडिट को बैंक को जाके रिपे कर पाए, है ना। तो ये जो क्रेडिट का एनालिसिस है वो पोटेंशियल बोरोवर का भी निर्धारण करता है, बोथ वेज में, क्वालिटेटिव वेज में भी और क्वांटिटेटिव वेज में भी, दोनों तरीके से ये उसका निर्धारण करता है। उसके बाद ही फार्मर्स को लोन मिल पाता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है क्रेडिट एनालिसिस करने के लिए कुछ इकोनॉमिक फैसिबिलिटी टेस्ट होते हैं, है ना। तो ये क्यों किया जाता है इसको देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है अब कम्प्लीटली डेवलप्ड हो चुका है या डेवलप्ड हो रहा है। तो डेवलप्ड होने की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर जो है एक कैपिटल इंटेंसिव बन गया है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है कि अब फार्मर्स को अब कल्टीवेशन करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की, ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ती। पहले क्या था, पहले ट्रेडिशनल वे में कल्टीवेशन होता था, हल चलाते थे और उतनी ज़्यादा केमिकल का स्प्रे भी नहीं करते थे, तो उनको कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन नाउ अभी क्या हो रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है उसमें अब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट आ गया, मशीनरी आ गई, बड़ी बड़ी केमिकल्स ज़्यादा आ गए, फर्टिलाइज़र ज़्यादा आ गए हैं, तो इन सब इनपुट ज़्यादा आ गए हैं। तो इन सब इनपुट को परचेस करने के लिए और कल्टीवेशन में लगाने के लिए फार्मर्स को ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है ना। तो एक भी रीज़न होता है कि जिसके लिए वो लोन लेते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जो फार्मर्स को कैपिटल की ज़रूरत तो है, लेकिन वो क्या है, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर कैपिटल स्टार्व्ड। मतलब बहुत सारे फार्मर्स के पास इंडिया में कैपिटल नहीं होता है, इतने अमाउंट में कैपिटल नहीं होता, लेकिन उनका रिक्वायरमेंट होता है कैपिटल का, बट उनके पास होता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, they need credit at right time through right agency and in adequate quantity to achieve maximum productivity। अब उनके पास है नहीं कैपिटल लेकिन उनको चाहिए, तो वो क्या करेंगे, उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। और कब, तो राइट टाइम में, किसी राइट एजेंसी से और एक एडिक्वेट अमाउंट में। फॉर व्हाट, फॉर इसलिए ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइजेशन कर पाएँ। अगर उनके पास राइट टाइम में अमाउंट नहीं होगा, राइट टाइम उनके पास क्रेडिट नहीं होगा, तो वो राइट टाइम में अपने इनपुट्स का यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए उनको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए राइट टाइम में सारी चीज़ों का उपलब्ध होना या अवेलेबल होना ज़रूरी होता है। ये फार्मर्स का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि उनको
इसलिए जो लोन है उनको राइट टाइम में चाहिए। अब वो लोन किसी इंस्टीट्यूशन से लेंगे या किसी बैंकर से लेंगे, तो वहाँ पर जाके फार्मर्स क्या करते हैं, अपने अप्रोच करते हैं कि हमें लोन चाहिए। तो कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं लोन को सैंक्शन करने के लिए। तो वो जो है फार्मर्स की इकोनॉमिक वायबिलिटी को देखते हुए लोन देने के लिए कन्विंस्ड होते हैं कि वो जो लोन दे रहे हैं वो इकोनॉमिक वायबल है कि नहीं, वो उसको प्रॉपर रीपे कर पाएंगे कि नहीं। इन सब चीज़ों को देख करके कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है लोन देता है फार्मर्स को। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब जो इकोनॉमिक फैसिबिलिटी टेस्ट में जो इकोनॉमिक फैसिबिलिटी अगर हम टेस्ट करते हैं फॉर क्रेडिट के लिए, तो उसमें कंसिडर किया जाता है किन किन चीज़ों को कंसिडर करते हैं, 3 बेसिक फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को, है ना। कोई बैंकर जो है वो लोन अगर देने के रेडी होता है किसी फार्मर को, तो उसके भी कुछ इकोनॉमिक फैसिबिलिटी टेस्ट करता है वो, और उसके वो 3 बेसिक फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके आधार पर ही बैंकर जो है फार्मर्स को लोन देता है। तो उसमें पहला क्या होता है कि विल इट जनरेट रिटर्न्स मोर देन कॉस्ट। मतलब बैंक अगर किसी फार्मर्स को लोन दे रहा है, बैंक को ये पता होना चाहिए कि फार्मर्स उस लोन के पैसों का क्या करने वाला है, कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है। अगर वो कोई ऑर्चर्ड खोल रहा है, अगर वो कोई डेयरी फार्मिंग खोल रहा है, अगर वो कोई कल्टीवेशन कर रहा है किसी स्पेशल क्रॉप का, तो उनके इस चीज़ों से उनको इतना इनकम जनरेट हो कि वो अपने लोन को टाइमली रीपे कर पाए। मतलब उस जितना वो कॉस्ट लगा रहा है अपनी इन चीज़ों पर, उससे ज़्यादा उसका इनकम जनरेट हो, है ना। इन चीज़ों को के बारे में बैंक को पता होना चाहिए कि वो ऐसी जगह पैसे लगा रहा है जहाँ उसको उसकी कॉस्ट से ज़्यादा इनकम जनरेट हो। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, विल द रिटर्न बी सरप्लस इनफ। मतलब इस पॉइंट में ये है कि बैंकर्स को जो है ये पता होना चाहिए कि वो जहाँ पर भी अपने पैसों को लगा रहे हैं, उससे उसको इतना इनफ इनकम मिल जाए कि वो उनके लोन को रिपे कर पाए। उनको ये इस चीज़ से मतलब नहीं है कि उसके कॉस्ट से ज़्यादा का इनकम जनरेट हो, नहीं। वो ये बस ये देखते हैं कि इसमें इतना इनफ इनकम जनरेट हो जाए कि वो उसके लोन को रिपे कर पाए टाइमली, है ना। सेकेंड पॉइंट में यही कह रहा है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर फार्मर को कोई रिस्क एंड अनसर्टिनिटी आ गई, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में ना फार्मर बता सकता है ना बैंक बता सकता है कि वो कब कैसे क्या चेंज हो जाए। तो इसलिए अगर कोई क्लाइमेटिक कंडीशन आ गई और जो फार्मर है या बोरोवर का क्रॉप ख़त्म हो गया या उसका बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिस्क एंड अनसर्टिनिटी में आने के बावजूद भी बैंक को या इंस्टीट्यूशन को अपने लोन को टाइमली रिपे कर पाए। तो इस चीज़ों को भी या इस एस्पेक्ट में भी बैंकर जो हैं या लोन देने वाली एजेंसी है वो इस चीज़ों को भी कंसिडर करते हैं और देखते हैं, उसके बाद ही फार्मर्स को लोन सैंक्शन हो पाता है। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिन कंडीशन को देखते हुए जो बैंकर होते हैं वो रेडी होते हैं फार्मर्स को लोन देने के लिए। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें क्या होता है, अब 3 कंडीशंस तो बैंकर्स ने बता दिए थे कि इनके आधार पर हम लोन देंगे, लेकिन उन 3 कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए भी कुछ मेथड्स होंगे, है ना। तो 3 फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आर नोन एज 3 R's ऑफ क्रेडिट। तो उसको हम क्या कहते हैं, 3 R's ऑफ क्रेडिट कहते हैं, जिसमें फर्स्ट R क्या होता है, रिटर्न्स फ्रॉम द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट। ये लाइन भी वही कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसमें हमको रिटर्न मिलना चाहिए, तभी तो जाके फार्मर्स अपने लोन को रीपे कर पाएंगे, है ना। अगर रिटर्न ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से रीपे कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट कहता है रीपेमेंट कैपेसिटी द इन्वेस्टमेंट जनरेट्स। इन्वेस्टमेंट इतना जनरेट हो कि उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी कैसी है या रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, उसको जो है बैंकर्स या जो इंस्टीट्यूशंस है वो पता करते हैं। इसके आधार पर ही वो उनको लोन देते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है रिस्क बेयरिंग एबिलिटी ऑफ द फार्मर बोरोवर। मतलब रिस्क, अगर फार्मर कोई रिस्क में है तब भी जा कर के वो अपना लोन को रिपे करे, ये थर्ड पॉइंट में देखा जाता है। और इन तीनों जो 3 R's है उसको हम क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द फार्मर्स कहते हैं, क्योंकि फार्मर्स के पूरे क्रेडिट वर्थीनेस के बारे में बताता है। ठीक है,
ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इसमें 3R के बाद में भी इकोनॉमिक फैसिलिटी को टेस्ट करने के लिए 5 Cs ऑफ क्रेडिट और 7 Ps ऑफ फार्म क्रेडिट होता है। इन दोनों से भी हम फार्मर्स की इकोनॉमिक फैसिलिटी या इकोनॉमिक वायबिलिटी को टेस्ट करते हैं। तो 5 Cs के अंतर्गत आता है, फर्स्ट कैरेक्टर होता है, सेकंड वन इज़ कैपेसिटी, थर्ड वन इज़ कैपिटल, फोर्थ वन इज़ कंडीशन एंड फिफ्थ वन इज़ कॉमन सेंस। अब कैरेक्टर में क्या होगा, तो कोई भी बैंकर या इंस्टीट्यूशन किसी भी इंसान को या फार्मर को लोन देता है तो वो देखता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, मतलब वो टाइमली लोन को रीपे कर पाएगा या नहीं। ये चीज़ उसके कैरेक्टर से भी डिफाइन की जाती है। अगर उसका कैरेक्टर अगर ऐसा लगता है बैंकर्स को कि नहीं टाइमली रिपेमेंट नहीं कर पाएगा, तो वो फिर लोन देना कैंसिल कर देते हैं। तो कैरेक्टर भी देखा जाता है, कैपेसिटी कैसी है उसकी, कि लोन दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, उसको देखा जाता है। कैपिटल कितना है उसके अंदर, अगर कोई रिस्क वाली कंडीशन आ गई तो वो लोन वो वापस कर पाएगा या नहीं। कंडीशन कैसी है, कॉमन सेंस कैसा है। कॉमन सेंस मतलब अगर उसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर उसको रिटर्न मिल चुका है फिर भी वो लोन को रिपे नहीं कर रहा है, तो ये कॉमन सेंस होता है कि अगर आपके पास प्रॉपर अमाउंट आ चुका है तो आप टाइमली लोन को रिपे कर दें। तो इस चीज़ को भी बैंकर्स देखते हैं कि इसके अंदर कॉमन सेंस कैसा है, ये टाइमली रिपेमेंट करने के लिए रेडी है कि नहीं अपने लोन को। तो इन 5 Cs को भी देखा जाता है और 7 Ps को भी। 7 पीस जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसको देखने के लिए कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, 7 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्टिव पर्पस की। अब इसमें ये बोलते हैं कि फार्मर्स लोन ले रहा है, जिस भी टर्म लोन है तो उस लोन को अपने प्रोडक्टिव पर्पस में कैसे यूज़ कर रहा है, प्रॉपर तरीके से प्रोडक्टिव पर्पस में उस पैसों का यूज़ कर रहा है कि नहीं, वो इसको इस प्रिंसिपल्स में देखा जाता है। सेकंड आता है प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनालिटी, कि मतलब उसकी पर्सनालिटी कैसी फार्मर्स की, कि वो जो मतलब जिस चीज़ के लिए लोन लिया उसको उसी चीज़ में यूज़ कर रहा है कि किसी और चीज़ में यूज़ कर रहा है। इस चीज़ को भी बैंकर्स देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी कैसी आ रही है उसकी, इसको भी देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ फेस्ड डिसबर्समेंट कैसा हो रहा है, और प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है कि नहीं। प्रिंसिपल्स ऑफ पेमेंट कैसे कर रहे हैं फार्मर्स अपने लोन का, ये भी देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन कैसे कैसे कर रहे हैं वो अपने बिजनेस का या अपने क्रॉप का, उसको भी देखते हैं। इसमें जो इकोनॉमिक फैसिलिटी टेस्ट के जो 3 मेथड्स हैं, 3R 5C एंड 7Ps, इसके जो इलाबरेशन है, इसके अंदर जो भी मेथड हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।